तो हे गाइस, ये है डाविंसी रिसोल्व का एडिट पेज। यहाँ पे ये जो इंस्पेक्टर पैनल है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो इस पैनल का यूज करके आप किसी मीडिया क्लिप का प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो, यानी कि उसका लुक और अपीयरेंस कैसा दिखाना है अपने वीडियो के अंदर, वो सब कुछ इस पैनल का यूज करके चेंज कर सकते हो। और आप चाहो तो बस इसी पैनल का यूज करके आप अपना पूरा एडिटिंग कंप्लीट कर सकते हो। और ये जो पैनल है, इंस्पेक्टर पैनल है, ये आपको एडिट पेज के ऊपर भी दिखाई देगा। ये जो एडिट पेज है और कट पेज के ऊपर भी ये इंस्पेक्टर पैनल दिखाई देगा। इसके अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो मैं वापस से एडिट पेज के ऊपर आ जाता हूँ और आपको एक एक करके पूरा इसके अंदर बहुत सारा आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। कुछ बहुत काम का ऑप्शन है जिसको यूज करके आप अपने वीडियो का लुक और अपीयरेंस बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। यहाँ पहले वाले सेक्शन से, यहाँ इंस्पेक्टर पैनल के अंदर वीडियो सेक्शन के अंदर आओगे तो यहाँ पे पहला जो ट्रांसफॉर्म नाम का सेक्शन है, उसके अंदर जितना सारा ऑप्शन है, इसको यूज करके आप अपने वीडियो का ट्रांसफॉर्मेशन चेंज कर सकते हो या फिर वीडियो क्लिप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहला है जूम का। अब इसके अंदर डायरेक्ट या तो वैल्यू फिट कर दो, फॉर एग्जांपल 1.2x इसको जूम इन कर दो, या फिर 0.8x यहाँ पे जूम आउट कर दो। नहीं तो इसके ऊपर आप कर्सर ले जाके होल्ड करोगे, उसके बाद ड्रैग राइट या लेफ्ट करोगे तो इस तरह से जूम इन और आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि जब x को जूम कर रहे हो तो y वाला भी जूम हो रहा है, यानी कि इस क्लिप को अगर x एक्सिस के ऊपर जूम कर रहे हो, जूम इन कर रहे हो या फिर आउट कर रहे हो, तो y एक्सिस के ऊपर भी प्रोपोर्शनली जूम इन और आउट हो रहा है। वो इसलिए कि बीच में जो बटन है इसका नाम है लिंक। अब ये इनेबल है, इनेबल रहेगा तो वाइट कलर रहेगा, अगर इसके ऊपर टैप कर दोगे तो ग्रे कलर का हो जाएगा, यानी कि अब ये डिसेबल है। अब इसके बाद अगर एक्स एक्सिस के ऊपर इसको जूम इन करोगे तो ये बेसिकली एक्स एक्सिस के ऊपर स्ट्रेच होगा। उसी तरह से वाई एक्सिस के ऊपर इसको जूम इन और आउट करोगे तो वाई एक्सिस के ऊपर होगा, बस एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं इसको लिंक को इनेबल कर दोगे तो एक को जूम करोगे दूसरा भी जूम होगा प्रोपोर्शनली, तो इसको इनेबल ही रखना आप। उसके बाद इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। उसके बाद पोजीशन का यूज करके इसका अपने वीडियो क्लिप के अंदर पोजीशन चेंज कर सकते हो किसी भी क्लिप का। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे इसको मैंने पोजीशन कर दिया और इस क्लिप को मैंने थोड़ा सा जूम भी कर दिया, या फिर मैं इसको जूम आउट ही कर दिया यहाँ पे। अच्छा, अब अगर आप चाहते हो कि ये जो ट्रांसफॉर्म आपने किया था जूम और पोजीशन का, दोनों को रीसेट करना, या फिर इस ट्रांसफॉर्म सेक्शन के अंदर जो भी आपने ट्रांसफॉर्म किया इस सारे ऑप्शन का यूज करके सबको एक ही बार में अगर रीसेट करना चाहते हो, तो ट्रांसफॉर्म के सामने एक रीसेट बटन है, उसके ऊपर टैप करोगे तो सारा रीसेट हो जाएगा। वहीं अंडू कर देता हूँ। और अगर आप पर्टिकुलर चीज़ को रीसेट करना चाहते हो, जैसे मान लो आप केवल जूम को रीसेट करना चाहते हो, तो जूम के सामने जो रीसेट बटन है इसके ऊपर टैप करोगे तो बस जूम वाला ट्रांसफॉर्मेशन रीसेट होगा। बाकी सारा जैसे कि पोजीशन अगर आपने चेंज किया तो वो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक बैकग्राउंड है, इसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। मैं इसको ग्रे कर देता हूँ फिलहाल के लिए, या फिर इसको मैं चेकर्ड कर देता हूँ, यहाँ से चेकर्ड बोर्ड कर देता हूँ, चेकर बोर्ड। उसके बाद यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है रोटेशन एंगल, अब इसका यूज करके आप इसको रोटेट कर सकते हो इस क्लिप को। ये 2D में रोटेट हो रहा है। अच्छा, ये जो बटन्स है ये की फ्रेमिंग का है। अगर आपको एनिमेशन ऐड करना है तो इन बटन्स का यूज कर सकते हो। जैसे कि सपोज करो मैं दूसरा क्लिप ले लेता हूँ, मैं और क्लिप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, यहाँ से लेके शिफ्ट क्लिक यहाँ। अब इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। सपोज करो कि ये वाला क्लिप मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ टाइमलाइन के ऊपर। अब सपोज करो कि यहाँ से आप चाहते हो कि ये जो क्लिप है यहाँ से जूम होना स्टार्ट हो और जूम कॉन्टिन्यूअस होते होते यहाँ तक जूम हो। तो जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ पे एक मार्कर लगा दो, उसके बाद कहाँ तक जूम करना है, यहाँ तक करना है, यहाँ पे एक मार्कर लगा लो। अब यहाँ पे आ जाओ, वापस से एक की फ्रेम यहाँ पे ऐड कर लो। यहाँ पे जूम का आपको एनिमेशन अप्लाई करना है तो जूम के सामने इसके ऊपर टैप कर देना है, की फ्रेम ऐड हो गया। उसके बाद सेकेंड वाले मार्कर के ऊपर जाना है इस तरह से। अब यहाँ पे कितना जूम करना है वो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। दूसरी बार आपको इस बटन के ऊपर टैप करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने टैप कर दिया, उसके बाद जहाँ प्ले हेड का इसका फ्रेम का पोजीशन चेंज करोगे क्लिप के ऊपर, दूसरे जगह पे ले जाओगे, उसके बाद जो भी वैल्यू फीड करोगे जूम के अंदर वो की फ्रेम ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद ये देखो यहाँ पे 1.5 गुना लगभग, इसको 1.5 फीट कर देता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक कॉन्टिन्यूस 1.5 गुना जूम हो जाएगा, यहाँ तक आपको 1.5x दिखेगा। अब यहाँ पे मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। मोस्ट ऑफ द पीपल को ये पता होगा कि फ्रेमिंग कैसे यूज करते हैं। अब यहाँ पे एंकर पॉइंट के बारे में आपको बताता हूँ। ये जो फीचर है डाविंसी रिसोल्व के अंदर बहुत ही कमाल का फीचर है। किसी भी क्लिप का बाय डिफ़ॉल्ट एंकर पॉइंट सेंटर पे रहता है। इसका मतलब अगर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे तो सेंटर से होगा, वहीं अगर इसका एंकर पॉइंट चेंज करोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ से अप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे वीडियो प्रोजेक्ट का रिसोल्यूशन कितना है, 1920 × 1080 है,
तो इसका मतलब इसका जो विड्थ है वो 1920 है, तो बीच में कुछ आएगा 960, तो यहाँ पे 960 आएगा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ अराउंड आप अगर सपोज करो कि 440 कुछ कर रहे हो या फिर 460 कर रहे हो, 480 कर रहे हो, सपोज करो 480 यहाँ बीच में करना है। तो इसको जब 480 इधर शिफ्ट करोगे राइट को, सपोज करो कि मैं यहाँ पे वैल्यू फीड कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर जूम इन अप्लाई करोगे तो इसका जो एंकर पॉइंट है इस क्लिप का वो यहाँ पे हो गया है कहीं। अब जूम इन अप्लाई करोगे तो यहाँ से कहीं से जूम इन अप्लाई होगा, ये देखो इस तरह से, देख रहे हो आप। तो एंकर पॉइंट चेंज करके इसको थोड़ा सा ऊपर भी लेके जा सकते हो। इसको मैं रीसेट कर देता हूँ और वाई एक्सिस के ऊपर 1080 है ना, तो इसको मैं लगभग 250 ऊपर ले जाता हूँ, 250 अराउंड ऊपर ले जाता हूँ। अब जूम इन अप्लाई करोगे तो अराउंड आपका जो जूम इन है वो इधर कहीं से होगा, ये देखो इस तरह से। तो इस तरह से एंकर पॉइंट का आप यूज कर सकते हो। उसके बाद ये जो दो ऑप्शन है, जैसे आपने ये रोटेट किया, ये 2D में रोटेट हो रहा है, और अगर आप चाहते हो कि 3D में रोटेट करना अपने वीडियो क्लिप को, तो इन दोनों का यूज कर सकते हो। जैसे आपको अगर वर्टिकली रोटेट करना है तो इसको यूज कर सकते हो, अगर आपको हॉरिजॉन्टली रोटेट करना है तो इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद फ्लिप है, फ्लिप का यूज करके आप इसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर दो, मतलब उल्टा कर दो, वर्टिकली उल्टा कर दो, इसका आप यूज कर सकते हो। अब आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे टाइम लाइन के ऊपर कोई भी क्लिप सेलेक्टेड नहीं है, तो जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हो तो उस क्लिप के ऊपर अप्लाई होगा जिस क्लिप को प्ले हेड टच कर रहा है। जैसे अगर इसको प्ले हेड टच करेगा तो इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगा। वहीं अगर इसके ऊपर आपने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, अब प्ले हेड इस क्लिप को टच कर रहा है बट क्लिप जो है ये सिलेक्टेड है, एक्टिव है, रेड कलर का मतलब एक्टिव है, तो अगर जूम इन अप्लाई करोगे तो इस क्लिप के ऊपर जूम इन अप्लाई नहीं होगा, इसके ऊपर अप्लाई होगा। ये देखो यहाँ पे जूम इन अप्लाई हो गया है, इसको रीसेट करोगे जूम आउट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बात ध्यान में रखना। उसके बाद दूसरा सेक्शन है क्रॉपिंग का। अब मैं इसको डीसेलेक्ट कर देता हूँ। क्रॉपिंग के अंदर आप देखोगे तो मल्टीपल ऑप्शन है। अगर आपको लेफ्ट से क्रॉप करना है तो लेफ्ट से क्रॉप कर लो, उसके बाद राइट से क्रॉप करना है, इधर से क्रॉप कर लो, टॉप से करना है, बॉटम से करना है, क्रॉपनेस का सॉफ्टनेस आपको इंक्रीज करना है, इस तरह से आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे है डायनेमिक जूम का ऑप्शन। अब डायनेमिक जूम का यूज हम तब करते हैं जब आपको टाइम नहीं है कि खुद से जूम अप्लाई करो, एनिमेशन की फ्रेमिंग ऐड करो, यहीं से डायरेक्ट आप डायनेमिक जूम का यूज कर सकते हो। आपका ब्यूटीफुल जूम इन और आउट इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि इस क्लिप के ऊपर मैं इसको प्ले करता हूँ, इस तरह से प्ले हो रहा है। अब यहाँ पे डायनेमिक जूम को मैं इनेबल कर देता हूँ और इस क्लिप को मैं पहले छोटा कर देता हूँ, तभी आपको थोड़ा सा इसको समझ में आएगा। अब इसके ऊपर मैंने डायनेमिक जूम अप्लाई कर दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट पहले फ्रेम के ऊपर जूम इन हो जाएगा, उसके बाद लास्ट फ्रेम पे जाते जाते पूरा जूम आउट हो जाएगा, ये देखो इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर इसको स्वैप करोगे, स्वैप के ऊपर टैप कर दोगे तो पहले फ्रेम के ऊपर जूम आउट रहेगा, फिर लास्ट फ्रेम पे जाते जाते इस तरह से जूम इन होगा। वहीं इसके अंदर कैसा आपको जूम इन एनिमेशन क्रिएट करना है वो स्मूथनेस यहाँ से आप चूज कर सकते हो। जैसे ईज इन करना है तो ईज इन यानी कि स्टार्टिंग में स्लो एनिमेशन होगा, ये देखो इस तरह से, ये देखो शुरू में स्लो हो रहा है फिर लास्ट में फास्ट हो रहा है। उसी तरह से ईज आउट करोगे तो शुरू में फास्ट होगा और लास्ट में जाके स्लो होगा, ये देखो इस तरह से। वहीं ईज इन और आउट करोगे तो स्टार्टिंग में भी एनिमेशन जूम इन स्लो होगा और लास्ट में जब जूम आउट होगा वो भी स्लो होगा, बीच में बस फास्ट होगा, ये देखो बीच में फास्ट हुआ लास्ट में स्लो हुआ। तो इस तरह से इसका आप यूज कर सकते हो। इसको मैं रीसेट कर देता हूँ और इसको डिसेबल कर देता हूँ। उसके बाद है कंपोजिट का ऑप्शन। कंपोजिट मतलब बेसिकली ब्लेंडिंग। अगर आपको मल्टीपल लेयर्स है, इसके ऊपर कोई क्लिप है, सपोज करो कि ये वाला क्लिप है, इसके ऊपर कहाँ गया, कोई मैप ही मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। सपोज करो कि ये वाला क्लिप इसके ऊपर है। अब अगर आप चाहते हो कि ये भी क्लिप का कंटेंट दिखाई दे, इसका भी कंटेंट दिखाई दिए, तो दोनों क्लिप को आप ब्लेंड कर सकते हो, दोनों लेयर को आप ब्लेंड कर सकते हो इसका यूज करके, कंपोजिट का। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल रहता है, मतलब नॉर्मल का मतलब ये है कि अगर इसका ओपासिटी घटाओगे इस तरह से, मैं पहले मार्कर को हटा देता हूँ, प्रीव्यू विंडो में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर इसको ओपासिटी को घटाओगे तब इसके नीचे वाले लेयर पे जो ट्रैक है, इसके नीचे वाले ट्रैक पे जो क्लिप है वो आपको तब दिखाई देगा, ज़्यादा कर दोगे तो नहीं दिखाई देगा। वहीं कंपोजिट मोड के अंदर मल्टीपल ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे कि अगर आपको डार्कन चूज करना है तो आप देखोगे तो दोनों बहुत ही अच्छा यहाँ पे इफेक्ट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे प्ले करोगे तो ये देखो, देखा आपने, बहुत अच्छा लग रहा है। उसी के साथ यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आपको दिखाई देगा। जैसे सपोज करो कि आपको कलर बर्न यूज करना है तो वो इस तरह से दिखाई देगा, या फिर डिफरेंस का भी बहुत अच्छा ऑप्शन है ये वाला, इसको भी यूज करोगे तो ये देखो कितना खतरनाक लग रहा है। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। हालांकि यहीं तक लिमिट नहीं है, आप चाहो तो और भी लेयर इसके ऊपर ऐड कर दो। अब उसके ऊपर आपने डिफरेंस अप्लाई किया था, इसके ऊपर आप कलर बर्न अप्लाई कर सकते हो या फिर डार्कन अप्लाई कर सकते हो। जो भी आपको अप्लाई करना है इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। जैसे कलर बर्न अप्लाई कर दिया आपने।
अब इसका ओपासिटी बढ़ा घटा सकते हो या फिर नीचे का ओपासिटी बढ़ा घटा सकते हो इस तरह से। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा, देखो कितना खतरनाक लग रहा है। तो इस तरह से आप इस कंपोजिट जो ऑप्शन है इसके अंदर मल्टीपल आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो अलग अलग क्लिप के लिए, किसी क्लिप के अंदर ज़्यादा कलर है, किसी के अंदर कम कम कलर है, तो उसके हिसाब से इसके अंदर बहुत सारा ऑप्शन है, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद नीचे वाला जो सेक्शन है वो स्पीड चेंज का, अगर आपको स्पीड चेंज करना है, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब स्पीड चेंज के अंदर यहाँ पे जैसे ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है, अब बाय डिफ़ॉल्ट फॉरवर्ड सेलेक्टेड रहता है। उसके बाद यहाँ पे इसको चेंज करोगे तो ये देखो इसका 136% स्पीड चेंज हो गया। आप प्ले करोगे तो जल्दी जल्दी प्ले होगा। वहीं अगर बैकवर्ड पे टाइप करके इसको चेंज करोगे तो ये बैकवर्ड में प्ले होगा, ये देखो इस तरह से। वहीं जो लास्ट वाला ये जो तीसरा ऑप्शन है ये फ्रीज फ्रेम का ऑप्शन है। अब जैसे आप यहाँ से, इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। अब जैसे मान लो यहाँ तक आपको इसको क्लिप को रखना है, जो भी एनिमेशन हो रहा है यहाँ तक रखना है, फिर यहाँ से आपको इसके बाद का जो पोर्शन है इसको फ्रीज कर देना है। तो इसके ऊपर टैप करोगे तो इसके बाद का जो पोर्शन है वो रुक जाएगा वहीं पे, ये देखो यहाँ से, ये देखो रुक गया। अब इसको अंडू करोगे तो ये इस तरह से एनिमेट हो रहा था। अब यहाँ पे फ्रेम पर सेकंड के अंदर जो 24 FPS था, जो प्रोजेक्ट का सेटिंग था, तो 24 अगर रखोगे तो नॉर्मल स्पीड में ये रहेगा, देख सकते हो यहाँ पे। वही 24 से बढ़ाओगे तो स्पीड चेंज हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे चेंज हो गया। 24 से घटाओगे तो स्पीड जो है स्लो डाउन हो जाएगा। जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पे 15 कर देता हूँ, ये देखो स्पीड स्लो डाउन हो गया। अगर वहीं जीरो चूज करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे फ्रीज हो जाएगा, ये देखो कुछ भी प्ले नहीं होगा। यहाँ पे मैं प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखो फ्रीज हो गया है। अब यहाँ पे देखोगे तो नीचे दो ऑप्शन है, रिपल टाइमलाइन और पिच करेक्शन। पिच करेक्शन बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है और रिपल टाइमलाइन डिसेबल रहता है। रिपल टाइमलाइन अगर डिसेबल है तो उसके बाद अगर क्लिप का स्पीड बढ़ाओगे तो स्पीड, क्योंकि इसका फास्ट फॉरवर्ड हो गया, तो कम टाइम में ये जो क्लिप का जो कंटेंट है वो ख़त्म हो जाएगा, तो कुछ यहाँ पे गैप बच जाएगा इस तरह से। वहीं अगर रिपल कर दोगे तो जो गैप बचेगा वो उसके राइट साइड जो क्लिप है उससे शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे ये जो पिच करेक्शन का ऑप्शन है इसको हमेशा इनेबल रखना, खास तौर से अगर आप वॉइस ओवर कर रहे हो अपने वीडियो क्लिप के अंदर, क्योंकि अगर इसको डिसेबल कर दोगे तो आपका जो वीडियो क्लिप है फास्ट और स्लो होगा, तो आवाज़ जो है वो आपका नेचुरल नहीं रह जाएगा, वो बच्चों जैसा हो जाएगा या फिर जैसा भी आपका हो जाएगा, बट नेचुरल नहीं रहेगा। पिच करेक्शन आपको इनेबल हमेशा करना है। उसके बाद अगर फास्ट करोगे वीडियो क्लिप को या फिर स्लो करोगे, आपका जो नेचुरल वॉइस है वो हमेशा नेचुरल ही रहेगा। और यहाँ पे जो पिच करेक्शन का ऑप्शन है, इसको से अगर आप वॉइस ओवर कर रहे हो अपने वीडियो, खास तौर से अगर आप वॉइस ओवर कर रहे हो अपने वीडियो। उसके बाद अब नीचे आते हैं स्टेबलाइजेशन का। स्टेबलाइजेशन को दिखाने के लिए मैंने एक अलग से शॉट यहाँ पे रिकॉर्ड कर रखा है। कौन सा है? हाँ, ये वाला है। अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ स्टेबलाइजेशन कैसे काम करता है। अब जैसे मैं पहले म्यूट कर देता हूँ। इस क्लिप को अगर आप प्ले करोगे तो ये देखो स्टेबलाइज नहीं है कंटेंट, ये GoPro 12 से लिया गया है बाइक पे हाइपर स्मूथ ऑफ करके। तो इस तरह से हाइपर स्मूथ जब ऑफ रहता है, मतलब स्टेबलाइजेशन ऑफ रहता है, तो इस तरह से आपका जो फुटेज है वो इस तरह से सेक करता है। बट आपको यहाँ पे डाविंसी के अंदर इतना बढ़िया फीचर मिलता है कि इस वीडियो कंटेंट को आप यहाँ से स्टेबलाइज कर सकते हो। अगर आप भूल गए हो स्टेबलाइजेशन ऑन करना या फिर आपके वीडियो कैमरा के अंदर स्टेबलाइजेशन फीचर है ही नहीं, तो इसके ऊपर टैप करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद आपका जो फुटेज है हल्का सा क्रॉप होगा और ये देखो स्टेबलाइज हो गया, ये देखो बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज हो गया भाई। आप यहाँ पे देख सकते हो एकदम स्मूथ यहाँ पे फुटेज चल रहा है। अब स्टेबलाइजेशन के अंदर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये जो पर्सपेक्टिव है ये सबसे ज़्यादा अग्रेसिव स्टेबलाइजेशन मोड है, क्योंकि इसको यूज़ करोगे तो आपका जो कैमरा आगे पीछे जा रहा है, लेफ्ट राइट जा रहा है, टिल्ट हो रहा है, ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, या फिर बाइक की वजह से जो आपका फुटेज सेक हो रहा है, सबको यहाँ पे मैनेज करके वो स्टेबलाइज करता है। वहीं अगर आप सिमिलैरिटी का यूज करोगे, बस जैसे मैं सिमिलैरिटी को चूज कर लेता हूँ, तो ये बस आपका जो कैमरे का स्केल है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वहीं सब बस स्टेबलाइज करता है। अब देखो इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ। ये अग्रेसिव स्टेबलाइजेशन नहीं है, ये देखो थोड़ा सेक हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है बट सेक हो रहा है फिर भी। उसके बाद ये जो तीसरा ऑप्शन है ट्रांसलेशन का, ये इसके अंदर सबसे कम स्टेबलाइजेशन पे आपका फोकस रहता है। ये बेसिकली जो फुटेज है वो रियलिस्टिक रखता है, जैसा रिकॉर्ड किया गया है वैसा ही रखता है। बस उसके अंदर से जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो मोमेंट रहता है उसको हटा देता है, बाकी सारा चीज़ एज इट इज रहता है। अब यहाँ पे कैमरा लॉक का ऑप्शन है, इसको इनेबल कर दोगे तो नीचे का जो क्रॉपिंग रेशियो, स्मूथनेस है, स्ट्रेंथ है, ये सब डिसेबल हो जाएगा। इसको अपने से मैनेज नहीं कर सकते हो।
अब यहाँ पे स्टेबलाइज पे करोगे तो ये सब ये इसको जो पैरामीटर्स है इसको चेंज नहीं कर सकते हो। उसके बाद दूसरे नंबर पे है जो आपका जूम है, ये इनेबल है तो जूम इन हुआ था स्टेबलाइज करते टाइम, अगर इसको डिसेबल कर दोगे तो जूम इन नहीं होगा स्टेबलाइज करते टाइम। ये देखो इस तरह से यहाँ पे देखोगे तो जो जूम इन हुआ था वो जूम इन नहीं होगा, जैसे था वैसे ही रहेगा, बस स्टेबलाइज हो जाएगा आपका कंटेंट। ये देखो इस तरह से। अब यहाँ पे देखो साइड में इस तरह से आपका कैमरा रोटेट हो रहा है, ये देखो ब्लैक कलर का दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्रॉपिंग रेशियो कितना क्रॉप करना है, स्मूथनेस कितना बढ़ाना है घटाना है, स्ट्रेंथ यहाँ पे वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद लेंस करेक्शन, ये जो लेंस करेक्शन है वो आपको डाविंसी रिजॉल्व फ्री वर्जन में नहीं मिलता, ये स्टूडियो वर्जन के अंदर मिलता है। अब यहाँ पे लेंस करेक्शन के बाद री टाइम एंड स्केलिंग का ऑप्शन है। अब सपोज करो कि आपके वीडियो प्रोजेक्ट के अंदर कोई वीडियो क्लिप है जिसका ड्यूरेशन है 9 सेकंड का, अब उसका स्पीड आपने 150% कर दिया, तो जो 9 सेकंड का वीडियो क्लिप था वो 6 सेकंड में प्ले होके ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपने उस वीडियो क्लिप को री टाइम कर दिया। उसी तरह से सपोज करो कि आपके वीडियो प्रोजेक्ट का जो रिजोल्यूशन है वो 4K में है और आपने किसी वीडियो क्लिप को अपने वीडियो प्रोजेक्ट के अंदर यूज किया है वो 1K में या फिर 1080p में है, तो उसको स्केल होता है, वो स्केल होता है। तो री टाइम और स्केल करते टाइम आपको कौन सा प्रोसेस कौन सा सेटिंग अप्लाई करना है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले री टाइम की बात करते हैं। तो किसी क्लिप को अपने वीडियो प्रोजेक्ट के अंदर अगर उसको री टाइम करना है तो उस क्लिप को सेलेक्ट करना है, अगर मैकबुक के ऊपर हो तो कमांड+R की को प्रेस करना है, री टाइम कंट्रोल उस क्लिप के ऊपर इनेबल हो जाएगा। अगर विंडोज़ कंप्यूटर पे हो तो आपको कंट्रोल+R की को प्रेस करना है, री टाइम कंट्रोल उस क्लिप के ऊपर इनेबल हो जाएगा। अब इस क्लिप को आप ड्रैग राइट और लेफ्ट करके इस क्लिप का स्पीड बढ़ा घटा सकते हो। अंदर को ड्रैग करोगे तो स्पीड बढ़ेगा और बाहर को ड्रैग करोगे तो स्पीड घटेगा। मैं इसका स्पीड 25% कर देता हूँ। अब यहाँ पे री टाइम प्रोसेस के अंदर आपको ये तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो गया। उसके बाद नीचे 3 ऑप्शन दिखाई देता है। अगर नियरेस्ट चूज करोगे तो जो री टाइमिंग करोगे तो नियरेस्ट फ्रेम री टाइमिंग के अंदर लिया जाता है, जिसके कारण आपका जो मोशन है, जो भी आपका फुटेज है फाइनल, थोड़ा सा जर्की लगता है इस तरह से। वहीं अगर ये जो दूसरा ऑप्शन है फ्रेम ब्लेंड, इसका यूज करोगे तो जब भी री टाइम करोगे तो एडजेसेंट फ्रेम दूसरे में ब्लेंड होता जाता है, तो थोड़ा सा आपको स्मूथर आउटपुट दिखाई देता है। ये देखो इस तरह से थोड़ा सा स्मूथ लग रहा है। वहीं तीसरा ऑप्शन को चूज करोगे ऑप्टिकल फ्लो, तो ये क्या है कि एक नया फ्रेम क्रिएट करता है, ये सबसे स्मूथेस्ट आपको ऑप्शन देता है। तो अगर इसका यूज करोगे तो आपको जितना ज़्यादा स्मूथ हो सके, अगर स्लो मोशन के लिए ज़्यादा यूज होता है तो जितना ज़्यादा बेटर आपको आउटपुट मिले, जितना ज़्यादा स्मूथर आउटपुट मिले, वो इस वाले ऑप्शन के साथ मिलता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे इसका यूज करोगे तो आपको नीचे वाला जो मोशन एस्टिमेशन है ये वाला ऑप्शन ओपन हो जाता है, विजिबल हो जाता है। इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर स्टैंडर्ड बेटर यूज करोगे तो सबसे बेसिक सा आपको स्मूथनेस दिखाई देगा आउटपुट में। वहीं अगर स्टैंडर्ड बेटर के जगह इनहैंस बेटर चूज करोगे तो जो स्मूथनेस है और ज़्यादा बढ़ जाएगा, बट जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। ये यहाँ पे देख सकते हो, मैंने प्ले कर दिया, यहाँ पे देखो कितना स्लो होके प्ले हो रहा है, बट फाइनल आउटपुट बहुत ज़्यादा स्मूथ आपको दिखाई देगा। उसके बाद स्केलिंग का ऑप्शन है। अब जब भी सपोज करो कि आपके वीडियो प्रोजेक्ट का रिजोल्यूशन 4K है, तो अगर जैसे ये जो इसके ऊपर टैप करोगे फिर फाइल के अंदर जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो 1080p है, मतलब 1K है। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग के साथ है तो यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा है। वहीं स्केलिंग अगर क्रॉप करोगे तो देखोगे तो ये जो आपका फुटेज है ये देखो क्रॉप हो गया। अब ये जो वीडियो प्रोजेक्ट का रिजोल्यूशन था वो 4K में है, ये क्रॉप हो गया क्योंकि ये 1K में था। वहीं इसका मैं रिजोल्यूशन चेंज कर देता हूँ 1K में, ये रहा। अब ये देखोगे तो इसके ऊपर फिट हो जाएगा इस तरह से। अब जैसे सपोज करो कि 4K यहाँ पे मैं टाइमलाइन के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। अब इस क्लिप के ऊपर जैसे ही क्रॉप अप्लाई करोगे तो ये जूम इन हो जाएगा इस तरह से। वहीं अगर फिट करोगे तो ये देखो फिट हो गया स्क्रीन के अंदर। आपका जो प्रोजेक्ट रिजोल्यूशन है 4K या फिर 1080p है, ये 1080p है। अब ये जो फुटेज है वो 4K, यहाँ फाइल के अंदर आप चेक कर सकते हो 4K है, तो इसके अंदर ये जाके फिट हो गया। वहीं क्रॉप यूज करोगे तो क्रॉप यूज करते ही आपका जो ये फुटेज है वो 1080p के अंदर आ जाएगा, और जो बाकी इसके साइड का जो 4K में इधर ये जो फुटेज है वो कहीं इतना आएगा, इधर बाहर तक जाएगा, इधर से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक जाएगा, और बीच में 1080p है तो 1080p वाला पोर्शन इसके अंदर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से स्केलिंग का यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे फिट फिल यूज कर सकते हो, स्ट्रेच यूज कर सकते हो, जो भी यूज करोगे। उसके बाद नीचे देखोगे तो कई सारा ऑप्शन दिखाई देगा। अब स्मूथर करना है
बाइक क्यूबिक करना है, लीनियर करना है, शार्पर करना है, ये यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। ये आपके प्रीफरेंस के ऊपर है। तो इस तरह से नीचे वाला जो सुपर स्केल है ये फ्री वर्जन के अंदर नहीं आता है, ये डाविंसी रिसोल स्टूडियो वर्जन के अंदर आता है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये इंस्पेक्टर पैनल के अंदर जो वीडियो टैब था, ये इसके अंदर का पूरा आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बताया। ऑडियो के अंदर ऑडियो एडिटिंग होता है, जैसे इस क्लिप का ऑडियो आपको कम करना है, ज़्यादा करना है, डायलॉग को लेवल करना है, पिच करना है, इक्वलाइजर यूज करना है, इस तरह से तो इसको यूज कर सकते हो। हालांकि ये सब ऑडियो एडिटिंग के अंदर का पार्ट है, तो जब भी मैं फेयर लाइट का ट्यूटोरियल लाऊंगा, वीडियो लाऊंगा, तो उसके अंदर ये सारा आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। बाकी फाइल के अंदर किसी फाइल को चूज करके वो फाइल का मेटा डेटा या फिर कुछ आपको देखना है, कौन सा फ्रेम रेट के अंदर वो शूट हुआ है, कौन सा रिसोल्यूशन है, ऑडियो फॉर्मेट कौन सा है। बाकी क्लिप का अगर आपको कलर चेंज करना है, फॉर एग्जांपल इसका एडिटिंग कंप्लीट हो गया है तो ग्रीन कलर दे सकते हो, इसका एडिटिंग नहीं हुआ है अभी करना है तो इसको रेड कलर दे सकते हो। ये अपने हिसाब से प्ले अराउंड कर सकते हो। तो ये रहा इंस्पेक्टर पैनल का यूज।